हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का ये हमारा सेकेंड वीडियो है। आई होप कि आप सबने फर्स्ट वीडियो देख लिया है और फर्स्ट वीडियो में हमने 5 स्कीम से स्टार्ट किया था अपना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को, और मैंने आपसे उस वीडियो में बताया था कि कम से कम हमें 25 to 30 स्कीम्स को कवर करना है जो कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हैं, और उसमें हम 5-5 करके बनाएंगे और 5 वीडियो आएंगे। तो आप जानते हैं कि 5-5 करके अगर 5 वीडियो बनाते हैं तो हमारी 30 तक कवर हो जाएंगे। तो उसी कड़ी में हमने जो पहला वीडियो दिया आपको, उसमें हमने 5 स्कीम्स को कवर कर दिया है, और आज हमारा ये सेकंड वीडियो जिसमें हम 5 को और कवर करेंगे। तो 2 वीडियो में हमारी 10 अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो अगर अभी तक आपको मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, मेरा पढ़ाना समझाना अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये कुछ स्कीम्स हैं। ये है हमारी पहली स्लाइड, जिसकी अभी स्कीम्स हमने स्टार्ट नहीं की है, लेकिन हम पहले एक एक स्लाइड को कवर कर रहे हैं। तो जो हमारी पहली स्लाइड थी, ये वाली स्लाइड, इसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कौन कौन सी योजनाएं कवर कर ली थी। हमने कवर की थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इतनी योजनाएं हमने क्लास फर्स्ट में देखी थी। और आज जो क्लास सेकेंड है, इसमें कौन सी योजनाएं देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वावलंबन स्कीम, स्वाभिमान स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब आप देख रहे हैं कि इस पूरी की पूरी स्लाइड में सिर्फ ये 2 स्कीमें ही बची हैं जो हमारी अभी कवर नहीं हुई हैं। तो ये जो हमारा क्लास थर्ड आएगा उसमें ये दोनों को हम कवर करेंगे, और इन्हीं दोनों से थर्ड क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस स्लाइड को हम पूरा कवर कर लेंगे, और जैसे ही ये सारी स्लाइड हमारी कवर होगी उसके बाद हम इस नेक्स्ट स्लाइड की जितनी भी स्कीम्स हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे, और हमारे 5 वीडियो में इन्हें हमें कवर करने का टारगेट हमने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्कीम्स। सबसे पहली स्कीम जो हमें पढ़नी है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, खास तौर पर जो कि कोविड के बाद आप देख रहे हैं कई प्रकार के केसेस अभी भी आते रहते हैं। तो आप देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और कोविड के समय ही पता चला कि भारत में हेल्थ सेक्टर में कितनी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को दूर किए बिना आगे कैसे ही चलेगा। तो इस वजह से स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसी में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, एक बात यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जब ये स्वास्थ्य की बात कर रहा है, और आपको ऑप्शन में ज़रूर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री वो प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो वही उसे मार्क करके आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लाई गई है, लॉन्च की गई है, ना कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो योजना है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए लाई गई है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो कि असंगठित क्षेत्र होते हैं, जैसे कि ठेले वाले हो गए, रेहड़ी वाले हो गए, चाय वाले हो गए, यानी जो एक संगठित रूप में काम नहीं कर रहे, असंगठित रूप में काम कर रहे हैं, उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ही इस योजना को लाया गया है। प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस, ये योजना करेगी क्या? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी फॉर बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ के लिए। तो मैंने बताया ना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग कौन होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग होते हैं, उनके लिए ही ये योजना लाई गई है, और इसीलिए इसे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया है, ना कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने। तो ये जो कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, ये मैंने सबसे पहले आपको क्लियर किया। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड योजना है, इसी वजह से ये ईपीएफओ के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम जो ईपीएफओ में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी वगैरह। अब देखिएगा, ये जो कार्ड आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का एक कार्ड है। ये कार्ड दिया जाएगा जो भी इस योजना में भाग लेगा, यानी इस योजना को जो भी ज्वाइन करेगा उसको ऐसा एक कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में जो भी डिजीज़ उसको हुई हैं अभी तक, जो भी डिजीज़ अभी हो रही हैं, जिसका ट्रीटमेंट वो करवा रहा है ये इस योजना के माध्यम से, तो वो सारा का सारा डेटा रखा जाएगा, और इस कार्ड के माध्यम से उसको सहूलियत मिलेगी कि वो इस योजना का लाभ ले रहा है। तो ये कार्ड उसको मिलेगा जब योजना में वो आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस कार्ड का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्ड। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन इस योजना में भाग ले सकता है। पहले तो मैंने बताया जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं, जो कि बीपीएल कैटेगरी के आते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं। एक फैमिली में कितने लोग गिने जाएंगे? एक फैमिली में 5 लोग गिने जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। ये सारे के सारे इस स्कीम के बेनिफिशरीज हैं, यानी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो योजना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ की, कि वो जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको वेरीफाई करें। यानी कोई भी
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्कर बोल के इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। वेरीफाई करने के लिए इम्प्लीमेंट एजेंसी भी रखी गई हैं जो कि वेरीफाई करेंगे कि येस ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं और इन्हें इस योजना के अंतर्गत हम आने दे सकते हैं, या फिर ये इनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और एक फैमिली के अंदर कितने लोगों को इस योजना में लाभ मिलेगा? एक फैमिली के अंदर 5 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जो बेनिफिशरीज होंगे उनको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी उनको वेरीफाई करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस योजना में हैं ये जानने के लिए उन्हें स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको फोटो दिखाया था स्मार्ट कार्ड का। अब इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर हैं और उनकी फैमिली को इस योजना में कवर किया जाएगा, पहला तो ये लाभ है। इसके साथ जो टोटल सम है इंश्योरेंस का वो 30,000 पर फैमिली पर एनम रखा गया है ऑन अ फैमिली फ्लॉटर बेसिस, यानी कि 30,000 रुपये एक फैमिली पर 1 साल में खर्च किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। कैशलेस अटेंडेंस होंगी, जैसे कि वो कार्ड दिया जाएगा तो कार्ड के थ्रू, ये नहीं कि सिर्फ आपको हर चीज़ कैश से ही करनी है, कैशलेस भी होगा। इसी वजह से ये स्मार्ट कार्ड बनाया गया है। इसमें क्या क्या होगा? एक तो जो आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल का जो एक्सपेंसेस है वो इसके अंतर्गत आप आराम से लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा जो कॉमन इलनेस है, यानी जो ऐसी बीमारियां जो हमेशा होती रहती हैं, उसके इलाज के लिए भी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। कुछ इसमें एक्सक्लूजन रखे गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया या कोई दुर्घटना हो गई या मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो गया, उससे जो इंजर्स होंगे आप, वो इसमें नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो आपका जो स्वास्थ्य खराब होगा उसका ही यहाँ पे एक्सपेंस किया जाएगा भारत सरकार की ओर से। इसमें जितनी भी प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ हैं वो कवर की जाएंगी। और एक बात इसमें और, जो आने जाने का किराया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो आपको मिलेगी, मैक्सिमम लिमिट है उसकी 100 पर विजिट, यानी एक बार जो आप आ जा रहे हैं उसमें आपको 100 रुपये मिलेंगे और ओवरऑल लिमिट रखी गई है 1,000 रुपये। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे हॉस्पिटल से घर जाना है तो ये बार बार आने जाने का भी किराया लगता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो कि बहुत ही गरीब हैं, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका भी सिस्टम रखा गया है इस स्कीम के अंतर्गत कि 100 रुपये तो आपको मिलेंगे जो एक बार आप आ जा रहे हैं, और ओवरऑल मैक्सिमम कितनी लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 1,000 रुपये। अब देखेंगे कि फंडिंग का पैटर्न क्या रखा गया है। देखिए, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 75% का योगदान करेगी इस स्कीम में, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो 25% का कंट्रीब्यूशन करेगी इस स्कीम में, जिस स्कीम का नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसमें जो एस्टिमेटेड एनुअल प्रीमियम है वो रखा गया है 750 रुपये का, लेकिन जो 565 रुपये है ये पर फैमिली पर एनम दिया जाएगा, यानी एक साल में एक फैमिली को 565 रुपये तक खर्च किया जाएगा। ये प्रीमियम है जो भारत सरकार की ओर से रखा गया है। और जो स्मार्ट कार्ड की जो कॉस्ट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्मार्ट कार्ड बना करके देगी। बेनिफिशियरी को कितना देना है, यानी जो इस योजना के अंतर्गत आ रहा है, जो ये योजना को ज्वाइन कर रहा, ले रहा है, वो कितना पैसा पे करेगा? उसको पे करना है 30 रुपये पर एनम, यानी 30 रुपये हर साल एज अ रजिस्ट्रेशन या फिर रिन्यूअल फीस। रजिस्ट्रेशन एक बार करेगा तो 30 रुपये लगेंगे, और जब रजिस्ट्रेशन का एक टाइम लिमिट होगा कि वो 1 ईयर की है या 6 मंथ की है, जब वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी तो फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, तो फिर से 30 रुपये पे करना पड़ेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रिंग की इस स्कीम के अंतर्गत, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीमियम भरेगी, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? वो जो इस योजना को चलाने का जो काम है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका प्रशासनिक कार्य है, उसका जो भार है वो उसको सहन करेगी। तो इसीलिए 75% सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी इस योजना में, और 25% स्टेट गवर्नमेंट करेगी इस योजना में। तो पूरी की पूरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अगर आपको समझ में आ गई है, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट योजना है स्त्री स्वाभिमान योजना। कहीं कहीं पे आपको खाली स्वाभिमान योजना भी लिख के मिलेगा, कहीं कहीं पे स्त्री स्वाभिमान योजना भी लिख के मिलेगा, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये योजना, चूंकि स्त्री लिख गया तो आप समझ गए होंगे, जितनी भी वुमेन्स हैं जो कि रूरल और अर्बन एरिया में रहती हैं, यानी जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहती हैं कंट्री के अंतर्गत, यानी जो भारत के अंतर्गत, उनको जो सैनिटरी नैपकिन्स है वो प्रोवाइड कराना उद्देश्य है इस योजना को बाय CSC द्वारा, यानी सर्विस सेंटर्स के द्वारा। कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जाएंगे, CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स, जहां पर सैनिटरी नैपकिन्स को बहुत ही लो कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, स्त्री स्वाभिमान योजना के अंतर्गत। इसके हाईलाइट पॉइंट्स क्या हैं कि जो ये स्कीम है ये लॉन्च की गई है फॉर द सेल्फ रेस्पेक्टिंग सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग वुमेन एंड मेल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। तो इसमें एक पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर रखा गया है, जिसमें वुमेन का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, साथ ही साथ मेल का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, उनके सेल्फ प्रोक्लेम्ड के लिए।
ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव अवेलेबिलिटी होगी नैपकिन्स की, और ये जो नैपकिन्स होंगे ये इन्वायरमेंटल सैनिटरी नैपकिन्स होंगे, यानी कि हेल्थ वाइज ये नैपकिन्स बहुत ही अच्छे होंगे जो कि वुमेंस को प्रोवाइड कराए जाएंगे इन द बेनिफिशियरी एरियाज़, यानी उन एरियाज़ में जहाँ पे महिलाएं जो देखते होंगे आप गांव दराज में जो होती हैं वो इतना अवेयर नहीं होती कि सैनिटरी नैपकिन्स कितना इंपॉर्टेंट है वुमेंस के लिए। तो इस वजह से ये योजना लाई गई है। इसमें एलिजिबिलिटी तो बहुत खास नहीं है, एक सामान्य सी एलिजिबिलिटी है कि जो वुमेंस हैं, क्योंकि अब सैनिटरी नैपकिन्स है तो वुमेंस ही के लिए मेनली बनाई गई हैं, कि जो वुमेंस हैं जो कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में रहती हैं वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं, स्त्री स्वाभिमान योजना का। और जितनी भी बेनिफिशरीज वुमेन हैं वो सैनिटरी नैपकिन्स ले लेंगी कहाँ से, CSC सेंटर से, कॉमन सर्विस सेंटर से। बहुत ही चीपर कॉस्ट पे मिलेंगी ये सैनिटरी नैपकिन्स, यानी बहुत ही लो कॉस्ट पे, लो कॉस्ट होगी लेकिन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगी, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है वो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये जो स्कीम है ये वुमेन्स एंड गर्ल्स के लिए बनाई गई हैं। कंप्लीटली रिड्यूसिंग द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ड्यूरिंग मेनिस्ट्रेशन, यानी कि जो मेनिस्ट्रल साइकिल के दौरान, यानी जो पीरियड्स होते हैं उसके दौरान जो महिलाओं को बहुत इनसिक्योरिटीज होती है, खासतौर पर उन महिलाओं को जो ये अवेयर नहीं है इन चीज़ों से रिलेटेड, उनके लिए ये योजना लाई गई है। अंडर द स्त्री स्वाभिमान स्कीम जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो वुमेन को ईजिली अवेलेबल हो, इसीलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करा के एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारा का सारा वर्क करेगी, पूरा सेटअप करेगी, ताकि जो सैनिटरी नैपकिन्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बन सके और इसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो स्त्री स्वाभिमान स्कीम के अंतर्गत। यानी सैनिटरी नैपकिन्स आएंगी कहाँ से, इसके लिए भी भारत सरकार वर्क करेगी और जो लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हेल्प करेगी। इसके अलावा विद दिस लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वुमेन विल गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी, मान लीजिए गांव है और गांव में कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग गई, यानी वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन्स बनाने की पूरी एक व्यवस्था हो गई, एक यूनिट बन गई, तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को काम भी मिल पाएगा गाँव में। तो ये भी एक डबल काम इसके थ्रू किया गया कि महिलाओं को हेल्थ वाइज भी फायदा हो और महिलाओं को फाइनेंशियली भी लाभ हो। तो ये थी हमारी स्त्री स्वाभिमान योजना। अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट गर्ल्स से ही रिलेटेड और बहुत ही चर्चित सुकन्या समृद्धि योजना। आई होप कि इसका नाम तो सबने ही सुना होगा। ये लॉन्च की है पीएम ने पानीपत हरियाणा में। कब की है, 22 जनवरी 2015 को। उद्देश्य क्या है, द बेटरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री बाय अबॉलिशिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स एंड हायर पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल इन एजुकेशन एंड अदर फील्ड्स। यानी गर्ल चाइल्ड, जो लड़कियां जो जन्म लेती हैं, बच्चियां जो जन्म लेती हैं, उनकी जो बेटरमेंट है उसके लिए ये योजना लाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना, ताकि किसी प्रकार के सेक्स से उन्हें डिटर्मिनेशन जो झेलनी पड़ती है, जो जेंडर के थ्रू उनका बहुत ही अपमान होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके और उन्हें हायर एजुकेशन का बढ़ावा भी दिया जा सके। वो ये सारी चीज़ें इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है जो कि पेरेंट्स ही करते हैं, क्योंकि अब बच्चियां तो छोटी सी होती हैं वो नहीं कर पाएंगी, तो जो मिनिमम डिपॉजिट रखा गया है, एक पेरेंट्स इस योजना में अगर आता है सुकन्या समृद्धि योजना में तो एक अकाउंट खोलना होता है। उस अकाउंट में जो मिनिमम डिपॉजिट है, यानी मिनिमम वो कितना रुपए जमा कर सकता है पेरेंट्स, 250 रुपये, और मैक्सिमम कितना जमा कर सकता है, 1.5 लाख रुपये इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी एक साल के अंतर्गत, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। अकाउंट जो ओपन किया जाएगा वो गर्ल चाइल्ड के नेम पर ओपन किया जाएगा, और जब वो 10 साल की होगी तब इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। जब 10 वर्ष की बच्ची हो जाएगी तब इस अकाउंट को उस बच्ची के नाम पर ओपन किया जा सकता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को। एक अकाउंट ही ओपन किया जा सकता है एक लड़की के नाम पर, मतलब एक बच्चे के नाम पर एक अकाउंट ओपन किया जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अकाउंट जो है वो ओपन किया जा सकता है पोस्ट ऑफिस में भी या फिर बैंक्स में भी, अथोराइज्ड बैंक में भी, जो भी इस योजना को चलाएंगी उन बैंक में भी आप अकाउंट खुला सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी खुला सकते हैं। जो विदड्रॉल है वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये अलाउ किया गया फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर टू मीट एजुकेशन एक्सपेंसेस। यानी जब 10 साल की उम्र से आप 250 रुपये या 1.5 लाख रुपये तक जो जितना भी जमा कर रहे हैं इनके बीच में, तो जब ये पैसा मिलेगा कब, मैच्योर होकर ये पैसा मिलेगा जब वो बच्ची 18 वर्ष की हो जाएगी और हायर एजुकेशन पे आ जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए ही इस योजना को मेनली लाया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना को। यानी जब वो हायर स्टडी करना चाहती है, 12th के बाद, डिग्री के बाद वो हाई लेवल पर पढ़ना चाहती है, जहाँ पर पढ़ना लड़कियों को कई बार रोक दिया जाता है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता और उनकी शादी कर दी जाती है, तो ऐसा रोकने के लिए ही इस योजना को लाया गया था। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लॉज ये रखा गया है कि जो अकाउंट है ये प्री मैच्योरिटी क्लोज्ड इन केस ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल डाइड आफ्टर अटेंडिंग द 18 ईयर्स। लेकिन किसी कारणवश वो बच्ची शादी के लिए अपनी तरह से तैयार है और उसके फैमिली वाले तैयार है, सब तैयार है, और वो शादी करना ही चाहती है और 18 वर्ष की भी हो गई है, मैच्योर हो गई है, तब आप इस अकाउंट को पहले भी तोड़ सकते हैं और जो भी जितनी भी मनी अभी तक आपकी बनी होगी तोड़ने के दौरान वो आप ले सकते हैं।
प्री मैच्योर्ड आप इस अकाउंट को, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को, इससे पैसा ले पाएंगे। यानी मेनली तो ये बात तक के लिए रखा गया है कि जब वो हायर एजुकेशन है तो पूरा का पूरा मैच्योर हो जाए तब पैसा लीजिए, लेकिन इन केस अगर आप मैरिज करने चाहते हैं, बच्ची भी तैयार करने के लिए, तब आप इसको प्री मैच्योर्डली क्लोज कर सकते हैं इस स्कीम को। ये जो अकाउंट है ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है कहीं पे भी इंडिया के अंदर, फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस वन बैंक टू अनदर, यानी एक बैंक या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में पैसा भी ट्रांसफर किया जा सकता है, अकाउंट भी ट्रांसफर किया जा सकता है। जो अकाउंट्स है ये मैच्योर कब होगा? अब 18 वर्ष में तो मैंने बताया कि अगर शादी पहले कर रहे हैं तो आपको, लेकिन मैच्योर का टाइमिंग क्या है? मैच्योर का टाइमिंग कि जब 21 वर्ष की बच्ची हो जाएगी तब ये जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है ये क्लोज हो जाएगा और आपका पैसा जो मैच्योर हो चुका है आप इसे ले पाएंगे। लेकिन ये 21 वर्ष गिने कब जाएंगे? 10 साल पे जब आपने खोला है तो 10 के बाद आपको पूरा 21 वर्ष इसमें जोड़ना है, यानी टोटल जो आएगा यानी 13, यानी एक तरह से 31 एज पर आपको ये मिलेगा। यानी 21 साल तक ये अकाउंट रहना चाहिए और उस पर आपको जमा करना है हर वर्ष जो मैंने बताया था ना कि मिनिमम 250 एंड मैक्सिमम 1.5 लाख तक। और ये तो बहुत ही सामान्य सी बातें हैं जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है कि जो डिपॉजिट होगा ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 18C एंड IT एक्ट, और जो इंटरेस्ट होंगे इस अकाउंट के अंतर्गत वो फ्री फ्रॉम होंगे इनकम टैक्स अंडर सेक्शन, यानी जो अब इंटरेस्ट भारत सरकार की ओर से इंटरेस्ट मिल रहा है, भारत सरकार ने लड़कियों के लिए इस योजना को लाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इनकम टैक्स का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये हमारी सुकन्या समृद्धि योजना हो गई। अगर पूरी समझ में आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको सब समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कब? 5 अप्रैल 2016 को। इसका पर्पस क्या है? स्टैंड अप से आप समझ ही गए होंगे, खड़े होना मतलब क्या? अपने पैरों पे खड़े होना, यानी कि प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मेनली किनको किनको खड़ा करना चाहती है सरकार? एक तो वुमेन्स को खड़ा करना चाहती है, क्योंकि वुमेन्स, देखा होगा आपने कि एंटरप्रेन्योरशिप कम करती हैं, यानी वो बिजनेस के क्षेत्र में अपना कदम मुश्किल से रखती हैं। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भी ऐसा नहीं कर पाते, वो भी सामान्य छोटा छोटा काम करके अपना जीवन चलाते हैं, तो उनके लिए भी ये योजना है। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, किन के लिए ये ध्यान रखिएगा, सबके लिए नहीं है, वुमेन्स, SC और ST के लिए है। ये योजना क्या कराएगी? ये आपको लोन प्रोवाइड कराएगी फॉर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर एंड एक्टिविटीज़ अलाइड टू एग्रीकल्चर। यानी आप लोन ले सकते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं जो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत, सर्विस से रिलेटेड है, या ट्रेडिंग सेक्टर यानी व्यापार आप करना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तब आप इस योजना का लाभ ले करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस योजना में और क्या क्या है? एक तो है कि जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड कराएगी, कितना? 10 लाख रुपए से लेकर 100 लाख रुपए तक, यानी कि 10 लाख भी आपको मिल सकता है छोटा लोन भी, और 100 लाख भी मिल सकता है बड़ा लोन भी, डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से आप ले पाएंगे। एटलीस्ट 1 SC ST बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, यानी जो कम से कम एक SC ST होना चाहिए इस योजना को लेने वाला, और एक वुमेन होनी चाहिए हर बैंक में, हर बैंक की एक ब्रांच में जो कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। कुछ कॉमर्शियल बैंक होती है जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होती है, उसमें तो ये सिस्टम ही रखा है भारत सरकार ने कि एक SC ST को और एक वुमेन को आप स्टैंड अप योजना के अंतर्गत लाइए, और स्टैंड अप योजना के अंतर्गत उसको ये लोन प्रोवाइड कीजिए ताकि वो आगे अपना काम कर सकें। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है? वही मैंने बताया था कि SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, लेकिन कब से? 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप स्टैंड अप योजना में आ सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब इसमें एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेला ही काम कर रहा है, इंडिविजुअली काम कर रहा है, तब तो वो आराम से इस योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन कुछ लोग साथ में करते हैं पार्टनरशिप में, तो अगर आप किसी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं और आप उसमें पार्टनरशिप में हैं, तो जो भी इस योजना में आ रहा है उसका जो शेयर है वो 51% होना चाहिए, यानी 50% से ऊपर अगर शेयर है आपका, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए हैं। यहाँ पर इसके सारे की पॉइंट्स दिए हैं जो आप देख सकते हैं। ये जितने भी मैंने निकाला है, ये सारा का सारा जो मेन ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से मैंने वहीं से लिया है, तो इसमें ये मत सोचिएगा कि मैंने कहीं से भी उठा लिया है। मैंने जो लिखा है वो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है, और जो मैंने ये फोटोग्राफ्स निकाली हैं ये भी मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाली है, जहाँ पर ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो लोन्स मैंने अभी आपको बताया 10 लाख से लेकर 100 लाख के बीच है। इसमें एक डेबिट कार्ड के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हैं, रुपए डेबिट कार्ड जो दिया जाता है उसके थ्रू आप विड्रॉ कर पाएंगे। क्रेडिट हिस्ट्री रखी जाएगी बोरोवर की, जो भी पैसा ले रहा है, लेने वाला है बोरोवर है, तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री रखी जाएगी इस योजना में। रिफाइनेंस विंडो होगा सिडबी के द्वारा, जिसका इनिशियल अमाउंट रखा गया 10,000 करोड़, और क्रिएशन ऑफ अ कार्पस रखा गया 5,000 करोड़ का फॉर क्रेडिट गारंटी थ्रू NCGTC, यानी जो गारंटी के रूप में उधार दिया जाएगा वो कितना है? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ एक व्यक्ति का नहीं, ओवरऑल भारत सरकार की ओर से देखा गया कि इतना कम से कम हम लोन प्रोवाइड कराएंगे
उनकी ओर से है ये। प्री लोन ट्रेनिंग नीड्स होगा, इसमें मतलब क्या क्या दे सकते हैं कि लोन में आपको अगर आप लोन लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन आपको आता नहीं बिज़नेस करना, तो जो ट्रेनिंग करेंगे आप उस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए आपको लोन ले सकते हैं। या फिर फैसिलिटेटिंग लोन, यानी उसकी सारी फैसिलिटी, यानी आप बिज़नेस सीधे करना चाहते हैं तो उसकी सारी फैसिलिटी के लिए आप लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में अपना कदम रखना चाहते हैं तो आप स्टैंड अप इंडिया के थ्रू ले सकते हैं लोन। कौन? SC ST एंड वुमेन। और इसके अलावा एक वेब पोर्टल भारत सरकार बनाएगी जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी सर्विस का सपोर्ट ले सकते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि जितनी भी योजनाओं में भारत सरकार की ओर से आप जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही होता है, और अब चूंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो सामान्य सी बात है। अगर ये क्लॉज में आपके आ जाए एग्जाम में तो आपको आराम से उसको टिक कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारी अभी 4 योजनाएं हुई हैं, हो गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वाभिमान स्कीम या स्त्री स्वाभिमान स्कीम, मैंने आपको बता दिया था कि ये एक ही बात है, सुकन्या समृद्धि योजना और स्टैंड अप योजना। अब आप कहेंगे ये तो 4 ही हुई, अभी एक बची है स्वावलंबन स्कीम। इस स्कीम से रिलेटेड मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगी और आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा क्योंकि आप इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो स्वावलंबन स्कीम है, स्वावलंबन योजना जो आपकी है, ये और कुछ नहीं, ये है आपकी अटल पेंशन योजना। जी हाँ, वही अटल पेंशन योजना जिसको मैंने क्लास फर्स्ट में आपको पढ़ाया था। अटल पेंशन योजना को फॉर्मली स्वावलंबन योजना कहा जाता था, यानी पहले जो स्वावलंबन योजना के नाम से जानी जाती थी, अब उसे अटल पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि नाम से ही जो एग्जामिनर होता है वो कन्फ्यूज़ कर देते हैं। हो सकता है कि वो अटल पेंशन योजना बहुत ही प्रचलित नाम की जगह आपको स्वावलंबन योजना का नाम दे दे और आप कन्फ्यूज़ हो जाएं कि मैंने तो ये योजना पढ़ी नहीं, तो आप दिक्कत पा जाएंगे, जबकि आपने पढ़ी होगी, क्योंकि ये स्वावलंबन योजना और कुछ नहीं है। ये अटल पेंशन योजना को पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। पहले भारत सरकार ने योजना स्टार्ट की थी स्वावलंबन योजना। उस योजना में जितने भी चीज़ें थी वो सारी की सारी अटल पेंशन योजना वाली ही थी, यानी पेंशन देने वाला ही प्रावधान था। तो उसी योजना का नाम बाद में चेंज करके, चूँकि हमारे जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर रख दिया गया अटल पेंशन योजना। तो ये स्वावलंबन योजना मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अटल पेंशन योजना को ऑलरेडी आपको क्लास फर्स्ट में पढ़ाया है। बस आपको बताना था यहाँ पर बहुत ज़रूरी कि स्वावलंबन स्कीम ही अटल पेंशन योजना है। तो मैं हमारी यहाँ पे 5 हो गई हैं। तो अभी तक अगर आपको सारा कुछ समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, जैसा कि आप कमेंट्स बता रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और कौन से सब्जेक्ट्स आप चाहते हैं जिसे मैं साथ के साथ कवर करूं मुझे बताइएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से तो सारे ही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ जितने मैं बता सकती हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा है जो रह गया है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। PDF के बारे में मैंने आपको बताया था कि EO के लिए अगर आप कंप्लीट PDF का पैकेज लेना चाहते हैं जिसमें आपको ये कंप्लीट PDF मिलेगी इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस की, सोशल सिक्योरिटी लॉस की और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की। इन स्कीम्स के वीडियो आजकल चल रहा है जिससे क्लास 2 है ये आज। और APFC के लिए अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कल्चर हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस, इतने टॉपिक की आप ले सकते हैं कंप्लीट PDF 499 में। आपको कैसे पेमेंट करना है इसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।